नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन साने पेशावर एक बहुत बड़ा सान्या, उसके बाद 12 जनवरी को जब स्कूल खोलते हैं तो वहाँ सिर्फ आर्मी चीफ मौजूद होते हैं जो उनके वालिदैन का दुख दर्द बांधते हैं और उन मासूम बच्चों को हौसला देते हैं जो उस मकतल की तरफ आए हुए होते हैं जिसे स्कूल से मकतल बना दिया गया। ये वही राहिल शरीफ हैं जिन्होंने दो अवामी हुकूमतों के मुसलसल खामोशी के बाद बराह रास्त ज़रबे अज़ब का ऐलान किया, दहशत गर्दों के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान। साने पेशावर के फौरन बाद आर्मी चीफ अफगानिस्तान काबुल पहुंचते हैं और अफगानिस्तान के हुक्मरानों से मुलाकात करते हैं और उनको दो टोक जवाब देते हैं, दो टोक उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हवालगी की जाए उन लोगों को जो अफगानिस्तान में छुपे बैठे हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान में मौजूद बिखरे हुए सियासतदानों को, मफाद परस्त सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करते हैं, एक नेशनल इश्यूज पे, और उसके बाद कौमी उमंगों के मुताबिक फौजी अदालत जो है वो बनती है जो कि मुजरिमों को सजा देने के लिए बनाई जाती है। ये वही राहिल शरीफ हैं जिन्होंने अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात की जानकारी से और उन पर यह जोर दिया कि अमेरिका फजलुल्लाह को आलमी दहशत गर्द के तौर पर जो है वो एक्सेप्ट करे और उसके तमाम अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया जाए, जिनकी कोशिशों से ये काम हुआ। और आजकल आर्मी चीफ यूके बरतानिया के हुक्मरानों से मुलाकात कर रहे हैं और वहां हुक्मरानों से मिलकर बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, जो फंडिंग हो रही है, जो बाहर बैठकर, खास तौर पे बरतानिया में बैठकर ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, उनकी हवालगी और उनकी फंडिंग को रोकने के लिए आर्मी चीफ उनसे बात करने गए हैं। ये अगर सारा काम आर्मी चीफ ने करना है तो फिर हुकूमत क्या कर रही है, फिर पार्लियामेंटेरियन क्या कर रहे हैं, फिर सियासतदान क्या कर रहे हैं, फिर काबीना क्या कर रही है। और एक और इशू पे बात करेंगे कि पार्लियामेंटेरियन जिन्हें रुश्वत का एक बाजार जौलक के जमाने में तरक्याती फंड के तौर पर शुरू किया गया था, जो हर अवामी हुकूमत जो है इन लोगों को करोड़ों रुपए देती है, और ना तो ये रूल ऑफ बिजनेस में है, ना ये पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में है, ना कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है, ना वजीर आजम को कोई डिस्क्रिशन पावर है कि ये करोड़ों रुपए इन पे लुटाए। इस पे भी बात करेंगे। और ऑयल एंड गैस का बड़ा इस वक्त पूरी दुनिया ऑयल एंड गैस पे एंजॉय कर रही है, पाकिस्तान तबाही के दाने में है, क्यों है, इसकी भी कुछ पिक्चर हम आपके सामने पेश करेंगे। और इस वक्त हमारे पास जो गेस्ट हैं जनाब रऊफ क्लासरा साहब, एनालिस्ट कॉलमिस्ट इस्लामाबाद से हैं, आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सैयद फैसल रजा आब्दी साहब हैं, फॉर्मर सेनेटर, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। रऊफ क्लासरा साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आप बड़ा हमेशा से वो कहते हैं कम्प्रीहेंसिव किस्म का आप इंट्रो देते हैं और वो चीज़ें कौम के सामने रखते हैं और हमारे लिए भी बहुत सारे सवालात उसमें छोड़ जाते हैं। जो आपने सवालात उठे तरक्याती ये फंड्स की जो बात की आपने, मैं इस पर यकीनन आऊँगा और मेरा बड़ा इंतहाई फेवरेट ये टॉपिक भी है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के उन को 2-3 सहाफ़ियों में से अपने आप को थोड़ा सा मैं प्राइड लेना चाहूँगा अपने मुँह मियाँ मिठू बानलू में, कि जो इसको अपने क्लोज टू हार्ट समझते हैं कि इस मुल्क की अगर तरक्की कभी होनी है, अगर कभी होनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के जरिए होगी। ये तरक्याती फंड जो यहाँ पे इन्होंने ये ब्राइब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, करप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ब्राइब तो छोड़ दें, और उसकी मैं कुछ मिसालें भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने और जिस तरह कौमी पैसे को ज़ाय किया जाता है और लोगों को हक नहीं दिया जा रहा कि वो लोकल लेवल पर 90,000 काउंसलर जो था वो इस मुल्क को आगे रिप्रेजेंट करता, आगे लेके चलता, एक नई लीडरशिप पैदा होती, और कैसे पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने क्रिमिनली तौर पर, मैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस है पॉलिटिकल, कि उन्होंने सिंध में वहां पे तबाह कर दी थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, इन्होंने पंजाब में तबाह कर दी, और वही बाबू हटो बच्चों वाला कल्चर आ गया कि डिप्टी कमिश्नर जो है वही चलाएगा पूरे इसको डिस्ट्रिक्ट को, वो बादशाह सलामत चलाएंगे, और उसके साथ एक डीपीओ बिठा दिया कि आप यहाँ पे छितर परेड करेंगे। और ये चीजें वहां पे सूट करती थी हमारे एमएनएस को और हमारे पॉलिटिकल क्लास को। इस पे यकीनन आप भी याद रखिएगा, आब्दी साहब भी बैठे हैं, इस पे यकीनन बात करेंगे। और आपने कहा कि ये करोड़ों रुपए का फंड है, सर ये जरा करेक्शन कर लें, ये करोड़ों नहीं है। पीपल्स पार्टी दौर में 170 अरब रुपया दिया गया इन एमएनएस को, 170 अरब मैं आपके टीवी पे कह रहा हूं, जिसमें ऐसे लोग भी थे जो पार्लियामेंटेरियंस ही नहीं थे,
जिनका ताल्लुक नहीं था, प्राइवेट लोग थे उनको दिए गए, एमपीएस थे उनमें बांटे गए, और वजीर आजम हमारे गिलानी साहब थे, साथ में राजा परवेज अशरफ साहब से, उनके दौर में बेपनाह पैसा बांटा गया है और जाय किया है। वो कैसे किया, एक लंबी रामलीला है। उसमें से किस किस एमएनए ने वो फंड जो थे वो उन्होंने जाके ये लक्की मरवत में बेचे, फाटा में बेचे, उन्होंने ये मनसेरा में हमने देखे, ये जो दामाद थे इनके अपने नवाज शरीफ साहब के, ये सफदर साहब जो हैं, उन्होंने 10 सेनेटर जो पंजाब के थे उनको पैसा दिया गया कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, कंस्टिट्यूएंसी से मुराद ये है कि कहीं पे जिस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, अब उसमें भावलपुर के थे, उसमें मुल्तान के थे, उसमें आपके रावलपिंडी के थे, लाहौर के थे, इन तमाम ने अपना करोड़ों रुपए का उठा के बजट जो वहां खर्च होना चाहिए था इन्होंने मानसेरा भेजा ताकि कैप्टन सफदर साहब की कंस्टिट्यूएंसी को डेवलप किया जाए और वहां पे वोट खड़े किए जाए, उनको वो किया जाए, उनको एमएनए क्या अगला इलेक्शन लड़ाया जाए। और वो पैसे जो है करोड़ों रुपए आवाम के थे, उनसे उनका हल्का डेवलप हुआ, उन्होंने वोट लिए और माशाल्लाह इस वक्त पार्लियामेंट में। ये मैं बता रहा हूं कि तरक्याती फंड्स की जो आपने छोटी सी मेरे कहते ना मेरी आपने दुखती रात पकड़ ली है। मैं थोड़ा सा आता हूं, जो बात आपने जनरल रहील साहब के हवाले से की है, वाकई ऐसे मेरा ख्याल है इंप्रेशन मिल रहा है कि इस मुल्क के जो वो चला रहे हैं वो शायद पॉलिटिशियन से ज्यादा जो है हमारे आर्मी चीफ चला रहे हैं। और जब आपने देखा होगा कि ये वहां पे गए, अमेरिका गए, और जिस तरह की इनको रिसेप्शन दी गई और जिस तरह का उन्होंने 1-1.5 हफ्ता वहां पे गुजारा, और अब जो मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात है जो वो या उससे ज्यादा आप कह सकते हैं एक पाकिस्तान के हवाले से, पहले तो मैंने इस तरह की चीज नहीं देखी कि आर्मी चीफ की मुलाकात जो है वो ब्रिटेन अगर गए हों तो वहां पे ये ना यूके के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। सो इससे लगता है कि इस दफा जो मामलात है हमारे जीएचक्यू के हाथ में है, हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी हो, या दूसरे जितना इवन दुनिया के साथ तल्लुकात हमने कैसे रखने होंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ ही देख रहे हैं। बल्कि सेनेट की कल मैं परसों देख रहा था कि उन्होंने यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कहा कि आर्मी चीफ को बुलाते हैं और उनसे ब्रीफिंग लेते हैं जो मुख्तलिफ इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। तो उस पर उनको कहा गया कि आप आर्मी चीफ को तो नहीं बुला सकते, डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनको बुला लें। तो सेनेट ने कहा जी फेयर इनफ, चले ठीक है जी कि अगर आर्मी चीफ नहीं आ सकते तो हम डिफेंस हम उनको बुला लेते हैं, सेक्रेटरी को बुला लेते हैं। सो इससे आप देखें कि क्लाउड जो है वो बड़ा चेंज हो चुका है। और उसमें अगेन जो ब्लेम जाएगा मेरा ख्याल है वो पॉलिटिशियन को, इसलिए उनको शेयर करना पड़ेगा, जो पहले भी मेरा ख्याल है आपसे बात होती रहती है कि जब आप अपने आप को मॉरली तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर वीक करेंगे, जब आप बिजनेसेस करेंगे, जब आप अपने जाती कारोबार करेंगे, यारों दोस्तों को बड़ी बड़ी पोजीशनें देंगे, उनके जरिए लुटमार होगी, स्कैंडल्स आएंगे, यकीन करें कि आप वीक होंगे। हालांकि हम सारे लोग जो हैं हम इस हक में नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं और आपके प्रोग्राम में कई दफा आपसे बड़ी हीटेड डिबेट हुई है कि मैं नवाज शरीफ साहब की जो ये हो सकता है बहुत सारी मेरे सुनने वाले नाराज हो मेरी बात सुन के ना पसंद करें, मैं अभी भी समझता हूं कि पाकिस्तान में जितनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के साथ रिलेशनशिप में, इवन अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप में, या अमेरिका से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है, नवाज शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप जो रखना चाहते हैं, इस खिते में रखना चाहते हैं, इंडिया के साथ रखना चाहते हैं, मैं जाती तौर पर उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। और मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश भी है कि नवाज शरीफ साहब का ये जो विजन है कि रीजनल तौर पर पाकिस्तान के तल्लुकात अपने हमसायों से कैसे होने चाहिए वैसे ही होना चाहिए। और मुझे जीएचक्यू की जो नई पॉलिसी है, लास्टली बात, जीएचक्यू जो हमारी एक थोड़ी सी एक सख्त पॉलिसी देखने में आ रही है, उस पर मुझे एतराजात हैं कुछ कि अगर हमने रीजन में रहते हुए 1-2 मुल्कों के साथ तल्लुकात ठीक करने हैं और 2-3 के साथ बिगाड़ने हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कभी भी सुकून से नहीं। ठीक है सर, मैं आगे आता हूं, मैं आगे आपसे बात करूंगा। फैसल रजा आब्दी साहब भी हैं। फैसल रजा आब्दी साहब, अगर हुक्मरान और ये वजारतें और ये इदारे अपना रोल अदा नहीं करेंगे तो फिर क्या फौज अपना जो किरदार अदा कर रही है वो ना करे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, अभी रऊफ कलासरा साहब ने बड़ी डिटेल आपको बताई और बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इन्होंने सही इसको एनालाइज किया। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें इससे आगाह करता चलूँ और मैं आपको लेके जाऊंगा थोड़ा सा माजी में, जो आज से 6 माह कबल है। आप 2 जुमले याद रखिएगा, एक होता है सुप्रीम अथॉरिटी और एक होता है रिलायबल कॉन्टैक्ट। हम हमेशा से ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के नक्शे के अंदर जिंदा रहते हैं और इसी के अंदर हमें जिंदा रहना है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक कि हम बैरूनी दुनिया से कांटेक्ट में ना रहें। यहाँ तक कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रिहाइश पजीर हैं। 6 माह कबल यही अमरीकी इदारे थे, यही अफसरान थे जो चीख चीख के यहाँ पे गारंटी दे रहे थे कि हमने गारंटी दी है कि 15 साल तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। और अब से कुछ 1 माह कबल या 1-1.5 माह कबल
यही इदारे थे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया, और यही सरबराह थे अमेरिका के जो बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर रहे थे कि पाक फौज जो है वो बाइंडिंग फोर्स है। दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रोल सिस्टम और उसके निज़ाम की खराबी और घुसपैठियों के आने के बाद, जिसको पूरी दुनिया ने हुक्म इम्तनाई लेने के बाद महसूस किया, उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि अब पाकिस्तान के साथ चलना है। तो पाकिस्तान की वाहिद बाइंडिंग फोर्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहलाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह नाकिस खारजा पॉलिसी और हुक्मरानों की आंखों को बंद कर लेना, पूरी दुनिया के साथ नथी ना होना और अपने आप को एक नक्शे के अंदर चंद ममालिक के सरबराहों के रहमो करम पे छोड़कर बाज़ाब्ता तौर पे पूरे बैनुल अक़वामी फोरम के अंदर इस चीज़ का ऐलान करना है कि ये आज भी दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं और पूरी दुनिया जो दहशत गर्दी के खिलाफ, जंग के खिलाफ उठती जा रही है। और गौर से देखें तो ये यूनिवर्सल रिलीजन वर्सेस इस्लाम होता जा रहा है, जिसका इशारा मैं गुज़िश्ता 6 साल से सेनेट की तकरीरों में और मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्रामों में आपको बताता रहा हूं, जो कि एक बैनुल अक़वामी साजिश है। और ये साजिश जो कि इसके ताने बाने और इसका जो मास्टरमाइंड है वो बिलाशुबा इंडिया है, जो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे फाइनेंस कर रहा है, जिसने इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के मुजस्मे की बेहरमती कराई और जिसका खमियाजा जो है बर्मा में मौजूद मुसलमानों को भुगतना पड़ा, जिसका खमियाजा अफगानिस्तान में मौजूद मुसलमानों को भुगतना पड़ा और इन्हीं दहशतगर्दों को यहाँ सपोर्ट करके इसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ा। ये सब आपके सामने है। और आज भी जितनी बैनुल अक़वामी साजिशें कारफरमा है जो आपको नजर आ रही हैं, शान रिसालत की बेहरमती करने के ज़िम्न के अंदर आपके सामने आई हैं, मैं आपको ये वसूख से कहता हूं कि जब आप कहीं पर भी इसको गहराई में जाके देखेंगे तो सामने आपको इंडिया नजर आएगा, जो मुसलसल इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहा है, जो कि एक शाखसाना है और जो जुड़ा हुआ है इस वक्त मोसाद के साथ। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अफवाज पाकिस्तान पे जब पूरी दुनिया ने और पूरी आलमी रहनुमाओं ने अपने आप को कंसर्न किया, अपने आप को वाबस्ता किया, तो ये मुमकिन नहीं है अब पाकिस्तान की आवाम जो है आलमी दुनिया के साथ ना चले। आलमी दुनिया के साथ चलते हुए पाकिस्तान की आवाम ने भी अपने आप को अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक किया और हम 18 करोड़ आवाम जो है अफवाज पाकिस्तान बनने से सिर्फ चंद कदम दूर है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 1 माह के अंदर हम 18 करोड़ आवाम जो है वो अफवाज पाकिस्तान बन जाएंगे और पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि अफवाज पाकिस्तान की तादाद पाकिस्तान में 17 लाख नहीं है, 18 करोड़ 17 लाख है। और इंशाअल्लाह तकफीरियत को जो शिकस्त होगी और इस्लाम की जो बका की जंग है जो अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है उसका आगाज पाकिस्तान से ही होगा। ठीक है, जब अगर 12 जनवरी को मुल्क का वजीर आजम और मुल्क कैबिनेट और सियासतदान नहीं पहुंचेंगे और आर्मी चीफ पहुंचेगा तो उसका क्या कसूर है? और अगर उन मुल्कों से जिन मुल्कों के जरिए दहशत गर्दी हो रही है, अगर हुकूमत वक्त दो टोक बहादुर बनकर बात नहीं करेगी तो फिर कोई तो करेगा। और अगर लोगों को सजाएं नहीं मिलेगी, इंसाफ नहीं मिलेगा और मुजरिम इस तरीके से रहा होते जाएंगे तो कोई ना कोई अदालतें तो ऐसी जरूर बनेंगी जिसमें मुजरिम के निकलने के चांसेस बंद हो जाएंगे। बहुत सारी बातें कर सकता हूं लेकिन कोशिश करूंगा कि अपने मेहमान हैं उनको मौका दूं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन एनर्जी एंड ऑयल गैस क्राइसिस के ऊपर इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे अपनी मेहमानों के साथ, लेकिन चंद बातें अभी आपके सामने रखता हूं। देखें ऑयल और गैस कंपनी के साथ क्या सूरत हाल हो रही है। आप देखें एक एडवर्टीजमेंट में दिखा रहा हूं, ये ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का ये एडवर्टीजमेंट है जो कि 20/12/2014 आप देख रहे होंगे कि ये एडवर्टीजमेंट की तारीख है, लेकिन अभी तक इतने दिन गुजरने के बावजूद यहां मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ। मैं आता हूं, अब इसके नीचे आप देखिएगा ये सुई नॉर्दर्न गैस के एमडी की एडवर्टीजमेंट है, ये 8/12/2014 को हुई है। इसमें कंसल्टेंट जो है वो अपॉइंट किया गया है शिद्दात हैदर कंपनी को, जिन्हें करोड़ों रुपए दिया गया है कि वो इस इंटरव्यू को करके ट्रांसपेरेंसी का सारा कुछ रख कर जो है ये सारा काम करें ताकि एमडी अपॉइंट हो और वो इदारा चले। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कराची में ये इंटरव्यू हुआ, बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट की गई और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर लाहौर में इसका इंटरव्यू हुआ, वहां भी करोड़ों रुपए खर्च हुए अवाम के। और उसके इंटरव्यू के बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जो शख्स वहां ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, उसको मजीद आरिफ हमीद साहब को मजीद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो फिर ये तमाशा क्यों? फिर ये करोड़ों रुपए अवाम के जाया करने का मकसद क्यों? अगर वो इस काबिल थे तो उनको पहले ही दे देना चाहिए था। मैं ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सुई नॉर्दर्न गैस का आप देखिए, उनके एमडी को अपॉइंट करने के लिए 15/12/2014 आपके सामने एडवर्टीजमेंट भी दिखा रहा हूं।
लेकिन क्या हुआ कि ये एडवर्टीजमेंट आई है 15/12/2014 की और लोगों ने एप्लीकेशन भेजा है और पाकिस्तान से बाहर के लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि डायरेक्ट इन प्रोसेस को बंद करके आपने डायरेक्ट खालिद रहमान को अपॉइंट कर दिया। क्यों, किस लिए, कौन है ये, सवाल छोड़े जा रहा हूं। उसके बाद आइए पीएसओ। जनाब, पीएसओ के एमडी के लिए पिछले साल एक एडवर्टीजमेंट हुई जिसमें फर्गुसन कंपनी को कंसल्टेंट आपने बनाया। उस फर्गुसन कंपनी को कंसल्टेंट बनाया जिसने करोड़ों रुपए लिए इसके लिए, और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से उसने 50 से ज्यादा एमडीज को इंटरव्यू किया और उसके बाद इंटरव्यू करने के बाद उसने 5 नाम सिलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया कि आप इनमें से एमडी लगा सकते हैं। हमने अपना रोल अदा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजीरे पेट्रोलियम की ख्वाहिश के मुताबिक इन सबको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फर्गुसन को जो एक्टिविटीज की गई, टाइम खर्च हुआ, करोड़ रुपए दिया गया, वो सब बंद हो गया। और एक नई एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं जो आपके सामने है, जिसमें 18 जनवरी तक नई एप्लीकेशन मांगी गई है और उसके लिए एक नई कंसल्टेंट कंपनी ELI को अपॉइंट किया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो पहले एडवर्टीजमेंट हुई थी उसमें जो रिलैक्सेशन ऑफ रूल सामने नजर आ रहे हैं, उसमें यह लगता है कि जो मौजूदा एक्टिंग जो इस वक्त एमडी हैं जनाब अहमद परवेज जंजुआ साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिलैक्सेशन जो आपने की है मास्टर्स की और 12 साल की, इन्हीं को लाने का, अगर इन्हीं को लाने का है तो फर्गुसन को करोड़ों रुपए क्यों दिया, फिर ये टाइम क्यों जाया किया, फिर साला साल इस एमडी के लाने के लिए इतने तबेदो क्यों की, फिर इतने लोगों को आपने इंटरव्यू क्यों किया, फिर ये एडवर्टीजमेंट क्यों की, फिर ये ELI जो कंसल्टेंट कंपनी है इसको करोड़ों रुपए आपने दिया है। तो जनाब आली, सवाल ये है कि ये करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च हो रहा है अवाम का, जाया हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? एक शख्स जो MD-PIA था, लेकिन उस हुकूमत के फौरन बाद MD-PIA के बाद उसने एक अपनी एयरलाइंस खड़ी कर दी। और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये है कि जो इस मौजूदा ऑयल एंड गैस कंपनी का मिनिस्टर है वो आने वाले वक्त में अपने बेटे के लिए एक ऑयल डिगिंग एंड रिगिंग कंपनी तकरीबन बना चुके हैं, वो भी मंजर आम पे आ जाएगी। जनाब रऊफ क्लासर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, ये अपॉइंटमेंट्स इनको करना या इन पे जो आप बातें बता रहे हैं, इससे बड़ा जो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं कोई पिछले 16 साल से यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा एक फोरम है जहाँ पे फ्रॉड होते हैं, लोगों को मैसिव फेवर्स होती हैं और इस किस्म की दी जाती है जो आम पाकिस्तान का आदमी तो उसको समझ नहीं सकता, हम जर्नलिस्ट भी नहीं समझ सकते बाज़ दफा। वो है इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ये कमेटी, जिसका सरबराह जो है वो मुल्क का वजीर ये खजाना होता है। तमाम जितने आपके अहम फैसले हैं व्हीलिंग डीलिंग के, लेन देन के, माल पानी खाने पीने के, और किसको क्या देना है, किस तरह देना है, किस तरीके से देना है, वो सारे का सारा ICC करती है। ये कैबिनेट जो है ना पाकिस्तान की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये वजीर बनने के लिए सारे मरे जा रहे होते हैं बाज़ दफा, उनके सामने क्या पेश होता है, उनके सामने क्या एजेंडा आता है। किसी दिन मैं आपको एजेंडे की कापियां दूंगा, सबके पास होती हैं कि मैं कोई एक्सक्लूसिव मेरे पास नहीं होती, या सब हमारे साफी दोस्त उनको रिपोर्ट भी करते हैं। MOUs के अलावा कैबिनेट के पास कोई इंपॉर्टेंट समरी फैसला नहीं जाता, ना उनको कभी उसमें लिया एतमाद में लिया जाता है। मसलन इस्लामाबाद में इन्होंने ये मेट्रो शुरू किया, तबाह करके रख दे। इस्लामाबाद इस वक्त एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। खंडर भी अभी शायद बेहतर होंगे, जो सबसे खूबसूरत शहर था उसको तबाह करके रख दिया इन लोगों ने। कोई मुझे बताए कैबिनेट में इस पर डिस्कशन हुई, अप्रूवल हुई, कभी पार्लियामेंट में गई, उन्होंने ECC में वो गए हैं, वो एक्ने के जरिए उन्होंने मार धाड़ करनी होती है, CTWP के जरिए करनी होती है। चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कैबिनेट को कि मुझे 32 बिलियन रुपीस चाहिए, मेरे काउंटर टेररिज्म, मैंने पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। इसाक डार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। वही इसाक डार उठ के इनको पैसे दे देता है, ये बनाए जी, ले आप, या 45-50 हजार रुपए की मेट्रो बनाए। और इतना सरिया ठोका गया इस्लामाबाद के सीने में, तकलीफ होती है जो सरिया इसको उसके सीने में ये कर रहे हैं, डाल रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों के अंदर या उनकी शहरों पे, तकलीफ होती है देख के। अभी मोटरवे पे गए थे, ये अपने नवाज शरीफ साहब गए थे, इन्होंने कहा जी रेनोवेशन हो रही है जी, इसको दोबारा से हम वो कर रहे हैं रेनोवेट। आपको पता है कितना इसका बजट है रेनोवेशन का, ये मोटरवे के इस्लामाबाद से लाहौर तक? कौमी असेंबली में बताया गया 37 बिलियन रुपीस।
37 अरब रुपए में एक नया मोटरवे बन सकता है सर। उन्होंने कहा हम इसको रेनोवेट करेंगे। ये पैसे खाने के बड़े बड़े लंबे फ्रॉड है। दूसरी तरफ ये क्वेश्चन आवर का बता रहा हूं, कौमी असेंबली में उन्होंने पूछा जी भावलपुर से लेकर मुल्तान तक कोई बनाएंगे, कोई जरा कोई थोड़ा सा दे दें कोई इसके खानेवाल तक। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। ये मैं आपको क्वेश्चन आवर बता रहा हूं कौमी असेंबली का, ये कल परसों वहां पे रिपोर्ट पेश हुई है। उन्होंने कहा जी साउथ पंजाब के लिए, सराइकी इलाकों के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। जो पैसा उठता है आपकी सारी तरक्याती, आपका फोकस क्या है? आपको लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक आपके अरबों खरबों रुपए सारे के सारे लग रहे हैं। साउथ इतना बड़ा इलाका, इवन नॉर्थ पंजाब, मैं पोठवारियों पर होता हूं, पोठवारियों ने कितने बड़े बड़े लीडर पैदा किए। मजाल है जितनी पसमानदी गुर्बत पोठवार में, मेरा ख्याल शायद कहीं पे होगी, वो 4-5 पोठवारी वो लीडरों को, MNAs को अपने साथ मिला के ओहदे दे के इनको उन्होंने चुप कर। 900 अरब रुपया मिलता है NFC में पंजाब को, 500 रुपया सिंध को मिलता है सर। 900 अरब 900 अरब पैसे मुझे बताया जाए आपने पोठवार को कितना दिया है, आपने सराइकी इलाकों में साउथ में कितना दिया है, सेंटर को कितना दिया है, सारे का सारा। जब भी मैं लाहौर जाता हूं नया तरक्याती काम वहां में देखता हूं मैं। सो इनका डेवलपमेंट का जो स्टाइल है सर वो सीधा सीधा है। पीपल्स पार्टी वाले तो, मैं इनको हमेशा कहता था, मेरे बड़े इसमें दोस्त है, मैं कि तुम लोग ना अपने आप को बदनाम ज्यादा कराते हो, खाते कम हो। आपने ट्रांसफर पे, पोस्टिंग पे किसी को आगे करना है, पीछे करना है। उनमें एक पीपल्स पार्टी की एक साथी ने एक बड़ा अच्छा रिमार्क दिया था, मैं वो कोट कर देता हूं आपके सामने। उन्होंने कहा यार हम पेस्ट्री चोर हैं, हमारे मुंह में लग जाता है। कुछ लोग बेकरी चोर हैं, उनको अच्छा, पता ही नहीं चलता। लेकिन एक बड़ी मजे की बात बताऊं, डॉक्टर आसिम हुसैन वो सबसे समझदार इनमें से निकला। इसमें कुछ समझदार लोग भी थे जो वजीर बने हुए थे जरदारी साहब के। डॉक्टर आसिम ने सलीम मांडीवाला को लेके आया फाइनेंस मिनिस्टर, जो काम डॉक्टर हफीज शेख नहीं करना चाहता था। आपकी ECC की मीटिंग में मेरे पास समरीज है, डॉक्यूमेंट्स है सारे। इस शेर के बच्चे डॉक्टर आसिम हुसैन ने 2 दिन मुसलसल मीटिंग्स करवाई है, 28 समरीज लेके आए। उसमें एजेंडे पे थी 20 से ज्यादा समरी डॉक्टर आसिम हुसैन की वजारत की थी कि किस किस को क्या माल देना है, हमने क्या क्या फैसले करवाने हैं। सो सर आप रो रहे हैं अपॉइंटमेंट हो गई है, फलां हो गया, करोड़ों की। आपने पहले भी तरक्याती फंड का कहा करोड़ों नहीं, मैंने कहा 170 अरब। अभी आप कह रहे हैं करोड़ों के इनके खर्चे हो जाते हैं। सर हम अरबों की बात कर रहे हैं, बात अब करोड़ों की तो कहानी नहीं बनती, खबर नहीं बनती। अब तो लाखों रुपए वाली हमारे सामने इरेगुलरिटी तो हम उठा के फेंक देते हैं कि यार ये क्या खबर। चीफ फैसल रजा अब्दी साहब, अरबों की बात है, अरबों की क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, रऊफ कलासरा साहब ने जिस शख्सियत का यहाँ तस्करा किया वजीर खजाना का, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। 3G 4G हुआ था आपके मुल्क में आज से 10 महीने कबल, जिसमें सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को बाला ताक रख के नीलामी की गई, जिसके अंदर हाई कोर्ट के फैसले को ओवर रूल किया गया। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछता हूं कि जरा बताओ तो सही, इन कंपनियों ने अब तक कितने पैसे जमा कराए? अगर एक कंपनी को हटा दे तो 3 कंपनियों ने तो अभी तक पैसे ही नहीं दिए। 10 महीने हो गए डॉक्टर साहब। ये PTCL वाली कहानी इन बर्दाशियों ने दोबारा यहां पर अपनी दोस्ती निभा दी। यहां पर अरब शहजादों को शिकारगाहों की सूरत में लाखों एकड़ जमीन दी गई और वो है कबायली लोग, और वहां जाके अपने नाम पर इन्होंने दुबई और मस्कत के अंदर उनसे जमीनें ले ली, जिसके ऊपर इनकी फैक्ट्रियां बन रही हैं जबल अली और जगह जगह, जहां पे इनके टावर्स बन रहे हैं जगह जगह। इसको भी छोड़े डॉक्टर साहब, मैं सारी जिंदगी यहां बताता हुआ हो गया कि $11 MMBTU की गैस ये आपकी सरहद पे खड़ी है, पाइपलाइन पूरी 780 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछा के ईरान ले आया आपकी सरहद पर, जहां आपने एवज गंदुम यहां पे 11 MMBTU की गैस को आप $19.5 के अंदर जो है कतर से खरीद रहे हैं, और सारी ट्रांसपोर्टेशन जो ढो रहे हैं वो इन्हीं वजीरों की कंपनी है। ये बताते हुए यहां मैं जो है बुढ़ा हो गया अब तो। इसको भी छोड़े डॉक्टर साहब और आगे आ जाएं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 111 अरब रुपए के अंदर जो 3G 4G बेचा गया था, जिसको पूरी दुनिया में बताया जा रहा था कि बैनुल अक़वामी ज़र मुबादला आ रहा है, यहां पे इतनी बड़ी धूल झोंकी गई कि 111 अरब रुपए थे, ये $1.1 बिलियन ही नहीं थे। ये $2.5 अरब की चीज को 111 अरब डॉलर के अंदर इसकी इज्जत को नीलाम कर दिया खुलेआम गवर्नमेंट ने, और कोई पूछने वाला नहीं था। डॉक्टर साहब बात सिर्फ इतनी है कि बैरूनी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। जिस तरह बैरूनी दुनिया ने इनको घुसपैठिया तस्वुर किया, अब आप भी कर लें, और अब आपको जितनी भी उम्मीद रखनी है ना पाकिस्तान के सिपह सलार के साथ रख लें। आज गली में निकले, कूचे में निकले, आपने कहा 16 दिसंबर को नवाज शरीफ ने गए, क्या बात की डॉक्टर साहब आपने। 2001 से लेके आज तक के धमाकों में कहीं इनकी तशरीफ आवरी दिखा दी आप मुझे। पीपल्स पार्टी के वुज़रा से सारी जिंदगी में यही तो लड़ता रहा कि हमारी माओ बहनों के जनाजे पड़े और तुम यहाँ नाच गा रहे हो और जश्न मना रहे हो। खुदा का वास्ता तुम लोग होश में आ जाओ, जिस दिन तुम्हारे जनाजे गिरेंगे और तुम्हारे बच्चों की
लाशें गिर रही होंगी उस दिन हम जनाजों पे तुम्हारे नाचेंगे। तो 5-5 लाख रुपए का शहबाज शरीफ ने अभी रावलपिंडी के बलास में ऐलान किया है। शहबाज शरीफ को मैं कहता हूं जिस दिन तुम्हारे बच्चों की लाशें गिरेंगी 50 लाख की खैरात का ऐलान मैं अभी करता हूं यहां पर बैठ के। यह 25 किलोमीटर के ऊपर रावलपिंडी का धमाका हुआ है शायद 10 दिन कबल, वहां पे तो कोई शक्ल ही नजर नहीं आई डॉक्टर साहब किसी जख्मी के ऊपर या किसी शहीद के ऊपर। क्या वो इंसान नहीं थे, वो जानवरों के बच्चे थे? कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। इनको गारत करे, 10 फरवरी तक का इनके पास टाइम है और गारंटी दे रहा हूं उसके बाद हम निकलेंगे और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इस मुल्क का मुकद्दर बना देंगे, जमहूरियत को ख्वाब बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये चैलेंज करके कह रहा हूं हम बनाएंगे। फैसल साहब, ये जो एक स्टेटमेंट आई है, मैं चाहता हूं रऊफ साहब भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट दें, मैं चाहूंगा ब्रेक पे, कि ये जो स्टेटमेंट आई है कि जनाब फौजी अदालतों में क्या कोई बहुत अक्लमंद काजी बैठेगा और इसकी क्यों जरूरत पेश आ रही है, तो क्या आप इस पे क्या कमेंट्स देंगे? इस किस्म का स्टेटमेंट आना चाहिए सर सुप्रीम कोर्ट? डॉक्टर साहब एक तो आवाम को यहां बताया ही नहीं है कि फौजी अदालतें हैं क्या। जिस तरह वहां पर मेडिकल का शोबा है इसी तरह बिल्कुल लॉ का भी शोबा है, जो सारे LLB एक्सपर्ट हैं और कम से कम इनसे ज्यादा तालीम याफ्ता है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिसका रिजल्ट 100% है। आए मैं आपको बताता हूं डॉक्टर साहब कि आपके मुल्क के अंदर अब तक हुआ क्या है। आपके मुल्क के अंदर डॉक्टर साहब 1690 डॉक्टर मारे गए, सिर्फ कराची शहर की बात कर रहा हूं मैं। ये आपके उसी शहर के अंदर 3500 से ज्यादा पुलिस वाले जवान शहीद हुए, जिसमें 143 2014 में और 171 जवान शहीद हुए हैं 2013 में। आपके इस मुल्क के एक शहर के अंदर लॉयर शहीद हुए 790, उसी में टीचर शहीद हुए 1368, रेंजर्स के जवान शहीद हुए 700। डॉक्टर साहब 82,000 शहीद पाकिस्तानियों के लवाकिन के पास कैमरा लेके चले जाएं और इस जज की तमाम बयानात लेके चले जाएं और मुझे बताएं कि 82,014 के लवाकिन में कोई एक निकल के बोले कि उसको इंसाफ मिला हो इन अदालतों से, जहां ये आलिम फाजिर पढ़े लिखे जज बैठे हैं, यही बता दें कि आज तक इन्होंने NICL का फैसला। मुझे फैसल आफी साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आकर दोबारा आपको कंटिन्यू करता हूं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। रो भाई, आपके पास 3 मिनट है, उसमें एक सवाल मैं रखना चाहता हूँ। आपने देखा कि जनाब वजीर आजम साहब ने 2 रोज का दौरा किया है सऊदीया, उनकी इयादत के लिए गए थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ एक बहुत अहम मसले पे वहां मीटिंग करने गए और वो भी हुक्मरानों से गए। एक तरफ हम देखते हैं वजारत खारजा कुछ नहीं काम कर रही है, वजारत आपके डिफेंस वो कुछ काम नहीं कर रही है, इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्ट्री है, जो अहम मिनिस्ट्री है, वो सिर्फ इमरान खान NA 122 पे उसको उसके ऊपर बात करने में लगी हुई है सारा काम। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? डॉक्टर साहब मैं इस पे कमेंट करता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको जो बात वहां से चल पड़ी थी कि कैसे इस मुल्क में प्रोजेक्ट बन रहे हैं और उनका बेनिफिशियरी कौन है, हमें बताया जाता है जी आप लोग हैं, कि आप लोगों के लिए हम इतना बड़ा दुख उठा रहे हैं। ये जो ये फाख्ता भी मेहनत कर रही है वो कहते हैं आपके लिए हो रही है, और अंडे खाने के लिए कौवे कहां से आते हैं? कि अरशद शरीफ साहब ने प्रोग्राम किया था, आपके एयरवाई के वो है एंकर है अरशद शरीफ, उन्होंने स्कैंडल ब्रेक किया था कि ये चाइनीज कंपनीज के साथ जो मुआहदे किए गए हैं, मोटरवे बन रहे हैं यहाँ पे सो कॉल्ड, उन मुआहदों पे NHA के साथ जो दस्तखत किए थे वो सैफ रहमान ने किए थे। जरा अंदाजा करें कि चाइनीज कंपनीज के साथ हमने जो मुआहदे इन्वेस्टमेंट बताई गई थी, अरबों खरबों रुपए भी आ रहे हैं जो हमने पेमेंट करनी है, उनका जो आगे उन्होंने वहां पे एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो अरशद शरीफ साहब ने स्कैंडल ब्रेक किया था इसी एयरवाई में, वो वहां पे जो दुबई में बैठे हुए हैं, जिसकी बात अभी आबदी साहब कह रहे थे, दुबई में सैफ रहमान साहब जो है उन्होंने दस्तखत किए NHA के साथ। सो इससे पता चलता है कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है इस मुल्क की, आपकी मेरी नहीं हो रही, इन ताकतवर जो हुक्मरान फैमिलीज हैं इनकी। और सर मंशा साहब कहाँ हैं, ये बताएं मंशा साहब कहाँ हैं? हमारी इत्तला तो ये है कि तमाम इदारे उनके पास गिरवी रख दिए जाना चाहते हैं। सर ये पूरी बहुत बड़ी प्लानिंग है सर। जनरल मुशर्रफ के दौर में इकबाल जैद अहमद होते थे, वो अरबपति बने और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरबपति बनाया, जिसमें फौजी भी शामिल थे, आपके जर्नल भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, एक्टर्स भी थे, सहाफी भी थे, उन्होंने अरब खरबपति लॉयर भी थे। जनरल मुशर्रफ के राइट हैंड थे।
वो सब कुछ थे सर, उन्होंने सबको खिलाया, उन्होंने खुल के खिलाया, जिसको कोटे दिए हैं, एलपीजी के दिए, नैब के 3 चेयरमैनों को उन्होंने कोटे दिए जो इनके मुलजिम थे, जो गिरफ्तार करके ले आए थे। ये खैर एक और स्टोरी है। इनके दौर के वो मंशा साहब हैं सर। मैं वो चाइना हम गए तो वो वहां मंशा साहब साथ थे, वो कहीं पे जाते उनके बच्चे ट्रैवल करते हैं, वो मंशा साहब के जहाज पे करते हैं, खुद उनकी फैमिलीज हैं वो ट्रैवल करती हैं। सर ये पाकिस्तान एक चरागाह बन चुका है इन बड़ी फैमिलीज के लिए, इन बड़े लोगों के लिए। इसाक डार साहब जो हैं, अब अंदाजा करें इस मुल्क को बेवकूफ कैसे बनाते हैं ये लोग, कि पिछले गोशवारों में शो करते हैं कि मैंने 41 करोड़ रुपया बेटे को कर्ज हसना दे दिया है। उस बेटे को जिसने आधे से ज्यादा दुबई खरीद लिया है, वो कर्ज हसना दे रहे हैं उसको। मतलब क्या है कि टैक्स बचाने आपने टैक्स चोरी करनी है, आपने इस मुल्क को आपने दिवालिया करके छोड़ना है। सर इस मुल्क के हुक्मरानों के बच्चे यहां पे नहीं रहते, वो उनके कारोबार यहां पे नहीं है। इस मुल्क में ये आते हैं, यहां पे माल पानी बनाते हैं। अभी आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के बारे में कई कहानियां आ रही है, एजवे रोड पे कोई बहुत बड़े होटल खरीदे जा रहे हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, नाम सुनकर डर लगता है उनका नाम लेते हुए कि ये लोग यहाँ पे क्या कुछ कर रहे हैं। सो ये जो, और अभी इन्होंने बात दरमियान में छोड़ दी थी आब्दी साहब ने, जितना इत्तसलात का स्कैंडल है सर, इत्तसलात ने जिस तरह यहाँ पे लूटमार हो रही है, $800 मिलियन के नाम पे जो बड़े फ्रॉड यहाँ फ्रॉड किए जा रहे हैं, और कैसे उन्होंने इनको पैसे नहीं दिए, इन्होंने उनसे दोबारा मुआहदे करवाए हैं। एक लंबी कहानी है सर, इतना टाइम नहीं है। पाकिस्तान एक चरागाह बन चुका है और मंशा जैसे लोग इन चरागाहों से जो है वो खून भी निचोड़ रहे हैं। जी जनाब फैसल रजा आब्दी साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मैं तो ये कहूंगा कि गवर्नमेंट आए सामने और एक कंपनी को हटा के 3G 4G पे बाकी 3 कंपनियों को बताए कितने पैसे आए अब तक। बस सबसे यहां से पकड़े इनको, अगर आप पकड़ना चाहते हैं। यहीं से इत्तेसालात की पूरी लहर आ जाएगी। यही यूफोन यहाँ पर निलामी पकड़ेगा सर? पाकिस्तान कौन पकड़ेगा? कोई नहीं। डॉक्टर साहब ये जवाब है इन जजों को। ये जो जज बात कर रहे हैं ना, ये इन्हीं के लिए जवाब है। ये जो कलासरा साहब बता रहे हैं, इसमें सरल नाकामी तो इन जजेस की है। आप पूछे ना NICL किधर गया, आप पूछे हज करप्शन का फैसला किधर गया। अगर ये इतने आलिम फाजिल हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये जो वुकला चंद वुकला मंशा के बारे में आप क्या कहेंगे सर? कोर्ट में डॉक्टर साहब मैंने क्या कहना है, एक मंशा थोड़ी, यहाँ तो बेशुमार मंशा पैदा हो गए। लेकिन सर ये जो जितने भी मंशा पैदा हुए हैं उनकी सारी लाइनें जाके वहां उसी बड़े मंशा से मिलती है सर, जिसे एक पहली हुकूमत में भी नवाजा गया और इस हुकूमत में भी सुना है कि ये जो आजकल सारे इदारे तबाह हो रहे हैं ये उधर ही जा रहे हैं सर। डॉक्टर साहब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को जिस तरह सोल्ड आउट किया जा रहा है, मैं अब आपसे पूछता हूं वो कप्तान किधर है जो टीके पीके मुआहदे के ऊपर पूरे मुलाजमीन को बेवकूफ बना के निकले हुए थे, जिन्होंने 5 दिन यहां पे पहिया जाम कर दिया जहाजों का? किधर है वो सारे बड़े बड़े ओहदे लेके जो है ना इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ना आज अपनी सीटों पे बरा जमान है, और जब पूरा इदारा बेचा जा रहा है तो वो निकलने को तैयार नहीं है। तो जब तक बेवकूफ इस मुल्क में पलेंगे, अकलमंद ऐसे ही खाएंगे। मंशा उन अकलमंदों में से एक अकलमंद है। मसला तो आपकी कौम का ही, आपकी कौम क्यों खामोश है? निकले ना, बोले ना। मैं इस कौम को बोलूंगा कि आपका काम ये नहीं है कि आप वज़रा के गिरेबान पकड़ो, आपका काम ये नहीं है कि आप MNA के गिरेबान पकड़ो, आपका काम ये नहीं है कि आप सेनेटर के गिरेबान पकड़ो। आप सिर्फ एक काम कर लो, अगर कर सकते हो। जहां ये मनूज चेहरे नजर आए, इनके सामने खड़े होकर नारा बुलंद करो, पाक फौज जिंदाबाद। आप देखना उसके बाद दिल के अस्पताल किस तरह भरते हैं और ये किस तरह अस्पतालों में भर्ती होते हैं। वाहिद एक रास्ता है आपके पास, आधा मार्शल्लाह लग चुका है, मार्शल्लाह का निजाम कायम हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब जरा वजीर दाखिला से पूछे नेशनल इमरजेंसी कहां गई? आर्टिकल 245 का निफाज अभी तक क्यों नहीं हुआ? उस वक्त अदालतें काम करेंगी जब आर्टिकल 245 के तहत इजाजत दी जाएगी पाक फौज को। इन्होंने फिर एक बार पाक फौज के ऑपरेशन को वैसे ही रोका हुआ जिस तरह जरबे के अंदर इन्होंने रोक के बैठे हुए थे। आज 20 दिन हो गए। किधर है ये नेशनल इमरजेंसी? किधर गया वजीर दाखिला जो 3 सूबों से आर्टिकल 245 की रिक्वेजिशन मांग रहा था? जब तक आर्टिकल 245 लगेगा नहीं, ऑपरेशन शुरू कैसे होगा? पाकिस्तान की कौम को यह बताया जा रहा है कि अब जो है मिलिट्री कोर्ट लग गई है, और मिलिट्री कोर्ट के अंदर ये जो अदालतों से खाली मिलिट्री कोर्ट जो है वो अवामी उमंगों के मुताबिक बनी है। ये तो राहिल शरीफ ने बता दिया है कि मिलिट्री कोर्ट अवामी उमंगों के मुताबिक बनी है। नाज़रीन वक्त खत्म हो जाता है। रऊफ क्लासरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैयद फैसल रजा आब्दी साहब बहुत शुक्रिया। इस एनर्जी क्राइसिस और इस ऑयल क्राइसिस के और कुछ और क्राइसिस के बड़े अहम इंकशाफात के साथ, बहुत अहम इंफॉर्मेशन के साथ, और सही कहा रऊफ क्लासरा ने कि करोड़ों की बात नहीं करे अरबों को, तो अब अरबों की करप्शन के साथ सामने आएंगे। एक बहुत अहम आदमी आजकल सियासत से आउट है, नजर नहीं आ रहा है, बहुत अहम आदमी है,
वो, और क्यों वो सियासत से आउट है, क्यों सियासत में नजर नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो किसी वक्त हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत सारे लोगों को पता है, हम और आपको भी पता चला है, तो इंशाअल्लाह इस कौम को भी पता चलेगा कि क्यों आउट है। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।